नमस्कार। सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का मुद्दा महीनों से विवाद में है। तमाम विवाद हुए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं दायर हुई है, कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक अधिकारियों ने तार्किक विसंगति वाले मामलों का निपटारा किया था। करीब 60 लाख से ज्यादा लोग इस सूची में शामिल थे। उनमें से 27 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से कट गए जब अंतिम पूरक सूची सामने आई थी। अब सवाल ये था कि इन लोगों का क्या होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण बनाने का निर्देश दिया था। इस हिसाब से राज्य के तमाम जिलों के लिए 19 न्यायाधिकरणों का गठन किया गया था। मौजूदा नियमों के मुताबिक नामांकन पत्र दायर करने की तारीख तक ही मतदाता सूची फ्रीज हो जाती है। इसी हिसाब से 6 अप्रैल को पहले चरण और 9 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदाता सूची फ्रीज हो गई, यानी अब उसके बाद नए नाम शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन लाखों लोगों के मताधिकार को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जो न्यायाधिकरण बने हैं उनमें सुनवाई के बाद मतदान के 2 दिन पहले तक जितने नामों को मंजूरी मिल जाएगी वो लोग वोट डाल सकेंगे। तो तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने इसे अपनी जीत बताते हुए खुशी जरूर जताई है, लेकिन आंकड़ों और जमीनी हकीकत की रोशनी में देखें तो इस निर्देश से अब वोटरों को खास फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसकी वजह यह है कि अब मतदान में समय बहुत कम बचा है। राज्य के पहले चरण के मतदान में अब महज 6 दिन बचे हैं, यानी 23 अप्रैल को होने वाले मतदान में वही लोग वोट डाल सकेंगे जिनके नाम न्यायाधिकरण से 21 अप्रैल तक क्लियर होंगे। इसी तरह दूसरे चरण के मतदान के लिए कट ऑफ की तारीख 27 अप्रैल है। इसी वजह से राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहा है कि इतने कम समय में आखिर कितने वोटरों की शिकायतों का निपटारा संभव होगा और उनके नाम मतदाता सूची में शामिल हो सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक शिकायतों के निपटारे के लिए गठित इन न्यायाधिकरणों के समक्ष 34 लाख से ज्यादा शिकायतें, अपील और शिकायतें दर्ज की जा चुकी है। जैसा मैंने पहले बताया, तार्किक विसंगति वाली सूची में 60 लाख से ज्यादा वोटरों में से 27 लाख के नाम सूची से कट गए थे। इसके अलावा भी पहले सुनवाई के दौरान जिनके नाम सूची से कटे हैं वो भी न्यायाधिकरण के समक्ष आयोग के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही हाई कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीशों की अध्यक्षता में 19 न्यायाधिकरणों का गठन किया था और चुनाव आयोग के मुताबिक इन न्यायाधिकरणों ने बीते 11 अप्रैल से काम शुरू किया है। इनमें रोजाना औसतन 10 मामलों की सुनवाई हो रही है, लेकिन सुनवाई का मतलब यह नहीं है कि रोजाना इतने मामले निपटाए भी जा रहे हैं। कुछ मामलों में कोई दिक्कत या शंका होने पर सुनवाई अगले दिन तक खिंच रही है। लेकिन अगर यह मान भी लें कि रोजाना 160 मामले भी निपटाए जा रहे हैं तो पहले चरण के मतदान से पहले मुश्किल से 2000 वोटरों की शिकायतों का ही समाधान हो सकेगा। लेकिन उनमें से कितने वोटरों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने का निर्देश दिया जाएगा यह भी साफ नहीं है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल यह नहीं बता सकते हैं कि न्यायाधिकरणों में अब तक कितने मामलों की सुनवाई हुई है और उनमें से कितने लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं। इस बारे में पूछे गए एक सवाल पर उनका कहना था कि फिलहाल डैशबोर्ड काम नहीं कर रहा है, इसलिए यह आंकड़ा देना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के एक अधिकारी बताते हैं कि न्यायाधिकरण में अपील करने का मतलब यह नहीं है कि ऐसे तमाम लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाएंगे। यह फैसला न्यायाधिकरण पर निर्भर है कि वह किन लोगों के नामों को दस्तावेजों के आधार पर हरी झंडी दिखाता है। राज्य में ऐसे वोटरों की संख्या भी लाखों में है जिनको न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील करने के 1 सप्ताह बाद भी न्यायाधिकरण की ओर से कोई सूचना नहीं मिली है कि उनके मामलों का क्या हुआ, सुनवाई कब होगी
होगी और फैसला कब होगा। तो इसकी प्रक्रिया भी काफी जटिल है। हालांकि चुनाव आयोग बार बार कहता रहा है कि ऑनलाइन अपील कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन की प्रक्रिया काफी जटिल है। पहले जो सुनवाई हुई थी वो आसान थी। वोटर जाकर अपने दस्तावेज देता था न्यायिक अधिकारियों को, लेकिन इस बार यह प्रक्रिया काफी मुश्किल है और खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए तो बहुत कठिन काम है। कोलकाता स्थित पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर सरफराज अहमद खान का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से वोटरों को कितना फायदा होगा यह कहना फिलहाल मुश्किल है। उनके मुताबिक अब सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि न्यायाधिकरण कैसे और कितनी तेजी से शिकायतों का निपटारा करते हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया अब तक स्पष्ट नहीं है। अगर रोजाना औसतन 100 मामलों का भी निपटारा हुआ तो मतदाता सूची में शामिल होने वाले वोटरों की तादाद ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही होगी। प्रोफेसर खान का कहना था कि वर्ष 2002 में वोट डालने वाले या पासपोर्ट धारक वोटरों को इस बार वोट डालने की अनुमति मिलनी चाहिए थी, भले ही तार्किक विसंगति के कारण उनके नाम सूची से हटा दिए गए हों। राजनीतिक दलों ने इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे आम लोगों की जीत बताते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उसी पर यह फैसला आया है। ममता का कहना था कि वो आम लोगों की लड़ाई लड़ती रही हैं और आगे भी लड़ती रहेंगी। अब इस फैसले के बाद कई अन्य लोग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि उन्होंने न्यायाधिकरणों के कामकाज के तौर तरीकों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह फैसला काफी देरी से आया है। न्यायाधिकरणों को बहुत पहले से काम शुरू करना था, लेकिन पहले तो इनके गठन में देरी हुई, फिर आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण अब 13 अप्रैल से काम शुरू हुआ है, लेकिन सुनवाई की गति बेहद धीमी है। ऐसे में कुछ हजार वोटरों के नाम भले मतदाता सूची में शामिल हो जाए, लाखों वोटरों को इस बार मताधिकार से वंचित होना पड़ेगा, वो लोग वोट नहीं डाल सकेंगे। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि SIR की जटिलताएं तृणमूल कांग्रेस ने पैदा की है। उसने प्रशासनिक हथकंडे का इस्तेमाल कर चुन चुनकर मतुआ और शरणार्थियों के नाम मतदाता सूची से कटवा दिए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने कहा है कि चुनाव चाहे जिस मतदाता सूची के आधार पर हो, इस बार तृणमूल कांग्रेस की हार तय है। भट्टाचार्य का कहना है कि उनकी पार्टी यानी भाजपा SIR की पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। पार्टी की ओर से भारी तादाद में फॉर्म 7 जमा किए गए थे, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले से कोई खास फायदा नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस भले इसे अपनी जीत बता रही हो, इससे चुनावी नतीजों पर कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.